राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजय गुप्ता। हम लोगों ने डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय शिक्षा आयोग का गठन एवं सिफारिशों का अध्ययन किए। आज के सेशन में हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन या गुण दोष का अध्ययन करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन या गुण दोष। जब भी हम किसी वस्तु का विचार का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी कोई एक मानदंड होता है। जैसा कि यह क्षेत्र शिक्षा का है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक विकास की प्रक्रिया है। इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें उन्हीं मान बिंदुओं को ध्यान में रख करके काम करना होगा। उन परिस्थितियों की, उन आकांक्षाओं के जब यह इसका निर्माण हुआ उस समय की क्या स्थिति थी, क्या शैक्षिक विचार थे, उन सभी आधार बिंदुओं को मान करके ही हम मूल्यांकन करेंगे। तत्कालिक परिस्थितियां, आकांक्षाएं और संभावनाएं ही किसी वस्तु या विचार की मूल्यांकन करने के लिए एक सार्थक आधार तैयार करती हैं। इसलिए उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अगर देखें कि भारतीय शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा उस वर्तमान स्थिति में और आज आधुनिक भारत के संदर्भ में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुणों की। उस गुणों में पहला जो विचार था वो था कि 1854 की नीति के संबंध में विचार करना। जैसा कि लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल बने, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, उन्होंने कार्य क्षेत्रों में सबसे पहला बिंदु रखा 1854 के नीतियों का गहन अध्ययन, विश्लेषण और संशोधन करना। कितना प्रभावी रहा, क्या उसमें परिवर्तन योग्य है। दूसरी बात उन्होंने तय किया प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, और तीसरी बात थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षा पर अधिक ध्यान देने से प्राथमिक विद्यालय की स्थिति कहीं कमजोर तो नहीं पड़ी। उसके अलावा व्यक्तिगत प्रयास, मिशनरियों के प्रयास और सरकारी के नीति कहाँ तक उसमें हितकर होगी। इन तमाम कार्य क्षेत्रों के अनुरूप जो उन्होंने कार्य किया तो वो सब के अनुकूल ही भारतीय शिक्षा आयोग में गुण बने। तो जो पहला था वो भारतीय शिक्षा आयोग का कि उठ के घोषणा पत्र का गहन अध्ययन और विश्लेषण करना। इस आयोग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल व्यक्तियों पर सौंप करके एक अच्छा कार्य किया। उससे क्या हुआ, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई और इसके प्रसार में भी काफी वृद्धि हुई। जैसा कि इससे पहले की सरकारों ने या इसकी पहले की नीति ने, कंपनी ने क्या किया, व्यवस्था यह बनाई कि सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार के पास नहीं है, उतना जन सामान्य शिक्षा नहीं हो सकती क्योंकि धनाभाव की वजह से। तो कहीं न कहीं इस भाव को कम करने के लिए सरकार ने दो हिस्सों में बांटा। पहला था प्राथमिक शिक्षा को सरकारी व्यवस्था में देना, दूसरा था उनको माध्यमिक क्रम में देना। जब यह बात आती है माध्यमिक शिक्षा की, अभी हम देखें गुण दोष में जो 1854 की घोषणा पत्र का जो वो था, नीति का गहन अध्ययन करने के बाद भारतीयों के हितों से जो संबंधित नीति थी, भारतीय हितों के संबंधित था, उस पर मुहर लगाई गई। उसके साथ जो बात हुई उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में व्यक्तिगत हाथों को सौंपना, निजी व्यवस्थाओं को देना, संगठनों को, धनी व्यक्तियों को देना, कुशल लोगों को देना, इसके पीछे भारतीयों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इस कार्य से एक सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, मिशनरियों के प्रभुत्व का उनका प्रभाव कम हुआ, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए संजीवनी का कार्य किया। इस प्रकार के प्रयास में कहीं न कहीं मिशनरियां अपने आप को कमजोर समझने लगी और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भारतीयों का प्रभुत्व बढ़ता गया। उसके बाद अगले क्रम में जब हम आते हैं, भारतीय शिक्षा जो ईसाई मिशनरियों का जो प्रभुत्व कम हुआ, उससे क्या हुआ, उसके प्रभुत्व कम होने से व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन मिलने लगी और व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा निजी संगठनों का, संस्थाओं का योगदान भारतीय शिक्षा में अत्यधिक होने लगा। उससे विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, छात्र संख्या में वृद्धि हुई और प्रचार प्रसार में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद आती है भिन्न भिन्न स्तरों की शिक्षा की पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई और अलग अलग प्राथमिक में जैसा कि जीवन और व्यवहारिक और उसके बाद उच्च शिक्षा, ज्ञान वृद्धि, ज्ञान प्राप्ति और कुशल विशेषज्ञों की
एक व्यवस्था करना, इस प्रकार से जब ये स्तरों में पाठ्यक्रम को अलग अलग किया गया, उसका भी बहुत लाभ मिला। और माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार का जो ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप था साहित्यिक और दूसरा था रोजगार परक या व्यवसायिक ग्रुप, उससे भी रोजगार सृजन में काफी हितकर साबित हुआ देश के विकास में। उसके अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं भाषाओं की, तो भाषाओं के विकास में भी प्राथमिक स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर अत्यधिक देशी भाषाओं का उपयोग करने के लिए कहा गया, जिससे कि प्राथमिक स्तर में शिक्षा अपने ही प्रांतीय भाषाओं में दी जा सके। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया, उनके लिए अलग स्कूल खोलना, अनुदान की व्यवस्था करना, छात्रावास की व्यवस्था करना और महिला शिक्षक हो सके उसकी भी नियुक्ति करना। उसी क्रम में मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी आयोग ने काम किया, उनको प्रोत्साहित किया। जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विद्यालय खोलता, उसको व्यक्तिगत प्रयास के आधार पर उसको प्रोत्साहित किया। और पिछड़े जातियों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी आयोग ने अलग सुझाव दिए और अलग शिक्षा की व्यवस्था की। धर्म की शिक्षा पर भी दोहरी नीति की सिफारिश की गई, पर वह समय के साथ व्यवस्था के कारण आज भी चल रही है। उसमें क्या किया गया कि विद्यालय, स्कूल खोलेंगे, धार्मिक शिक्षा सरकारी विद्यालय नहीं देंगे, व्यक्तिगत विद्यालय अगर देंगे, उनको अनुदान अगर दिया जाएगा तो उनको शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर दिया जाएगा, न कि शैक्षिक उपलब्धि का आधार बनाया, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अनुदान दिया जाए। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अनुदान दिया जाए, ऐसा भारतीय शिक्षा आयोग ने व्यवस्था किया। इसके बाद सबसे बड़ी बात आई प्रशिक्षण और शिक्षण विद्यालय खोलने की। उसके लिए भी सरकार ने स्थान तय किया कि प्रत्येक क्षेत्र में एक नॉर्मल स्कूल अवश्य खोले जाएं, जिससे कि शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था को अत्यधिक बल मिले और कुशल और योग्य शिक्षकों की पूर्ति हो सके। अब इसके अगले क्रम में हम बात करेंगे, यहां आप देखेंगे दोष, जिस प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग को अगर हमने तत्कालीन परिस्थितियों, संभावनाओं आदि के माध्यम से उसके गुणों को देखने का प्रयास किया, चर्चा करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से अगर हम कुछ बिंदु ऐसे भी पढ़ते हैं, जब कसौटी पे जाते हैं तो प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कमियां भी निकल सामने आई। जैसे शिक्षा को व्यक्तिगत निकायों में देने से, जब भारतीय शिक्षा आयोग ने सरकार के उत्तरदायित्व को सीमित कर दिया तो उससे व्यवस्था में काफी उथल पुथल हुआ। उस उथल पुथल का नतीजा क्या था? पहला यह था, जब उसको अस्थायी निकायों में दिया गया तो उससे उसका स्तर गिरा, संख्यात्मक वृद्धि तो हुई परंतु गुणात्मक रूप से यह प्रभावी नहीं रहा। उसके अगले क्रम में हम बात करते हैं अनुदान की व्यवस्था, जो न्यूनतम सीमा को निर्धारित नहीं की गई कि किस विद्यालय को अनुदान कितना दिया जाए और कैसे दिया जाए। उसके साथ ही भारतीय शिक्षा आयोग ने अलग कोष बनाने की बात की थी। उस कोष को बनाने के बाद उस कोष से के मदों का विवरण और कि उसको कोष से कैसे धन का इस्तेमाल किया जाए, सब कुछ सुझाव नहीं दिया था। साथ ही सरल अनुदान प्रणाली बनाई गई, परंतु परीक्षा फल को उसमें जोड़ दिया गया और उस परीक्षा फल के जोड़ने की वजह से तमाम विद्यालय उसके नियम और शर्तों में अपने आप को नहीं ला पाते थे। उससे भी अनुदान प्रणाली सरल होने के बावजूद तमाम विद्यालय इस अनुदान से वंचित रह जाते थे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने चर्चा किया था। अति पिछड़े एवं दुर्जन स्थानों में, जहाँ पे ऐसे स्थान जो बहुत पिछड़े हों, उन जगहों पे सभी स्तर की शिक्षा निःशुल्क कराई जाए, परंतु यह व्यवस्था पूर्णतः सफल नहीं रही। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जब उसी भारतीय शिक्षा आयोग ने मुसलमानों के लिए या मुसलमान बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष कार्य किया, उनको छात्रवृत्तियां और उनको प्रोत्साहित उन लोगों किया जाए जो वहां पर यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विद्यालय खोलते हैं और अलग उनके लिए स्कूल खोले जाएं। इस प्रकार के जो भी कार्य उनके हितों के लिए किया गया, उससे जन समाज में, जन समुदाय में सांप्रदायिक भावना का विकास हुआ। उसके साथ अगले क्रम में वहीं पर एक वर्गभेद की भी भावना सामने आती है, जब अति पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय शिक्षा आयोग ने विद्यालय तो खोले, वहीं साथ पर पिछड़े वर्गों और निम्न जाति के लोगों के लिए भी कुछ विशेष कार्य किए शिक्षा के क्रम में। उस क्रम में यह था
कि ऐसे विद्यालयों में अति पिछड़े क्षेत्रों के साथ जो अति पिछड़े क्षेत्र जो पिछड़े जाति के या निम्न जाति के जो लोग हैं वहाँ पर जो विद्यालय खुले, वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न जाति के लोगों की नियुक्ति की जाए। निम्न जाति के लोगों की नियुक्ति करने का तात्पर्य था भारतीय शिक्षा आयोग का कि कहीं एक जन समुदाय के होंगे तो आपस में अपने गुणात्मक विकास करेंगे, लेकिन इससे एक वर्ग भेद पैदा हुआ जो निम्न जाति के शिक्षक रखने से जन समाज में पैदा हुआ। इसके बाद अगर हम ध्यान दें, गुण और दोष दोनों की चर्चा होने के उपरांत अगर हम मिला जुला करके हम ये कहना चाहें कि भारतीय शिक्षा आयोग ने भी 1851 के घोषणा पत्र को यथावत स्वीकार किया और बहुत कुछ भारतीयों के संदर्भ में अच्छा रहा, क्योंकि 20 सदस्यों की टीम में 7 भारतीय थे। उन भारतीयों के सदस्यों में रहने की वजह से नीति अधिकतम भारतीय हितों के लिए श्रेयस्कर थी। अगर वही नीति और संगठनों में वह जनमानस का सदस्यता या प्रतिनिधित्व नहीं रहता तो शायद उतना प्रभावी नहीं रहता। लेकिन कुल मिला जुला करके भारतीय शिक्षा आयोग भारतीयों के लिए काफ़ी सार्थक साबित हुआ और अधिक लाभ हानि की अपेक्षाकृत लाभ अधिक हुआ और स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत संस्थाओं के कारण उसकी लापरवाही में कमी आई। जो भी कमियां आई वो स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत प्रयासों के वजह से आई। और इसी अध्ययन बिंदु के साथ यह सेशन आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।